अस्सलामुअलैकुम। देवर काली घोड़ी की सवारी करने का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज़ कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूँगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वो। मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बमुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा देवर मुझे सवालिया नज़रों से देखता जा रहा था। इसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उनकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी खैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिनटों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था वो भी हमेशा से, मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थी। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की, क्या मतलब तुमसे कब से ये कब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जानती थी घर वालों में से किसी को भनक पड़ जाती तो क़यामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी इसके शौक से वाकिफ नहीं था क्योंकि सब अभी तक इसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। अभी इसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये फरमाइश कर गया था। मैं बस 2 साल हुए हैं कि मुझसे ये शौक पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक सबसे छुप कर खूब पूरा किया। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंखों से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने इसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शौहर बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। अगर इन्हें अंदाज़ा हो जाता कि इनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधा उचका गया। कहने लगा, अब आप मुझे ज़बरदस्ती पर उकसा रही हैं। भाभी मेरा भी वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं ज़रूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा ना समझें। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। इसने मुझे दरख्वास्त की तो इसकी ज़िद पर मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक़ फिर एक बार ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक़ पूरा किया तो फिर तुम रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक़ भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया है तो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने इसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम ही रह गई। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे फार्म हाउस में कोई नहीं होता। हम वहाँ चले जाएंगे, बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी ज़िद पर कायम था मगर मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा देखते हैं, मैंने इससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। मुझे लगा था वो छोटा बच्चा है, जल्द ये बात भूल जाएगा। मगर इसने सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए इसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये इन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक्त अपनी माम के शदीद बुखार होने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहन की बात सुनकर हवास बागता हो गई थी। मेरे शौहर इस रोज़ घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि मैं इनके छोटे भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिला हूँ। मैंने अपने देवर से जाकर दरख्वास्त की कि वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले चले। वो बहुत बीमार हैं। मेरे देवर ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। इसने बदले में फ़ौरन अपनी शर्त रख दी। ठीक है भाभी, मैं आपको आप ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी, फिर कोई और काम। इसने मौका से फ़ायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागवारी का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश रही और कुछ सोचकर इसकी शर्त मान लेने पर मजबूर हो गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर शाम के वक्त मैं अकेली नहीं जा सकती थी। अगर आप अकेली चली भी जाती तो मेरे शौहर बाद में गुस्सा करते और मेरा अभी ना जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। वो मुझे लेकर घर से निकला और अपने घर से कुछ फासला पर बने छोटे से फार्म हाउस पर ले गया। इससे पहले अपना शौक पूरा करना था और फिर मुझे मेरी माँ के घर ले जाता। मैं डरी हुई थी कि यूँ शाम ढले किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। मेरा देवर पुरजोश था
इस रात अपने देवर की तेज रफ्तारी देखकर मेरे तो होश उड़ गए। जिसे मैं बच्चा समझती रही, इसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। मेरी जब शादी हुई तो मेरा और देवर घर भर का लाडला था और सबसे छोटा था। सबको ही वो छोटा बच्चा लगता था। इसके लिए हर वक्त खास एहतियात और परवाह की जाती थी। मेरे शोहर और इनके बड़े भाई मेरे छोटे देवर को हर काम से दूर रखते और सिर्फ पढ़ा रहे थे। मुझे भी वो सिर्फ एक नटखट सा बच्चा लगता था। शुरू में तो वो मेरे सामने आने से भी झिझक जाता था। इसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आती थी और वो मुझे मजीद भोला भाला लगने लगा था। मगर जब उसकी मुझसे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई तो उसकी बातें मुझे हैरान कर गई। इसके शौक और काम बड़े बड़े थे। पढ़ाई से ज़्यादा उसकी तवज्जो दूसरे कामों में थी। इतनी सी उम्र से ही वो खानदान की लड़कियों के सामने हर वक्त शेखियाँ बिखाता रहता था। वो प्यारा भी था, इसलिए सबसे तवज्जो पाकर नखरे में रहता। क्योंकि हमारा ऐसा देसी माहौल था तो मेरी नज़रों में उनकी अमरान बातों के लिए बहुत छोटी थी। उसकी उम्र इन बातों के लिए बहुत छोटी थी। इस उम्र में ही इसका लड़कियों के सामने बन सवर कर रहना और लड़कियों का इसे पसंदीदगी की निगाह से देखना मुझे अजीब लगता था। फिर मुझे किस्से सुनाता कि देख लें आपके देवर को अभी से लड़कियां लाइन कराती हैं। वो अपने कादर खड़े करके उतराते हुए कहता। मैं उसकी बात पर हंस पड़ती। असल में मेरे सास उतर थे नहीं, वो 2 साल पहले ही इनका बस के हादसे में इंतकाल हो चुका था। मेरी शादी बाद में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो घर में बस शोहर और एक देवर ही था। अभी चंद ही माह हुए थे मेरी शादी को। शोहर काफ़ी सख्त मिजाज था। जब तक मेरा शोहर घर पर होता मेरे साथ साथ मेरे देवर का भी सांस का रुका रहता। जैसे ही वो काम से जाता देवर मेरे सर पर सवार हो जाता। कभी स्कूल की, कभी खानदान की, कभी अपने शौक की। उसके पास बातों का ज़ख़ीरा होता था। मैं भी उसकी सुनती रहती कि बच्चा है वो भी बिन माँ का। आपका एक रोज़ इसने मुझसे नहायत अजीब फरमाइश कर दी। वो बोला कि वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसके जुमला पर भी बुरी तरह ठटक गई थी। वो मेरे सर हिलाने पर बोला कि भाभी आपकी घोड़ी भी तो काली है, कभी मुझे उसकी सवारी का मौका दें। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ज़ाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। मुझे इस रोज़ समझ आई कि वो अक्सर ही काली घोड़ी की बातें करता था और मुझे देखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी, इसलिए वो मुझे अमीर से देखता रहता था कि शायद मैं इसे इजाज़त दे दूं। मैं तब तो उसकी बात नज़रअंदाज कर गई और बात बदल दी। मैं नहीं चाहती थी इसका शौक घर के किसी और फर्ज के कानों में पड़े। मुझे खौफ था सब जीना समझ बैठे कि काली घोड़ी की तरफ उसकी तवज्जो मैंने दिलाई है। मुझे यकीन था मेरे सख्त मिजाज मेरे शोहर को मुझ पर शक होता तो वो मुझे मार डालते। मैं उनके छोटे भाई को बिगाड़ रही हूँ। मुझे लगा मेरा देवर मेरा जवाब ना पाकर खामोश हो जाएगा और दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा। मगर वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज़्यादा शौकीन निकला था। जब मौका मिलता मुझसे मिन्नतें करने लगता। मैं इसे बच्चा समझकर मुस्कुराकर टाल देती। कुछ दिन मजीद गुजरे तो वो जिद पर उतराया। दिन रात मेरे घर चक्कर लगाता और मेरी काली घोड़ी की सवारी के लिए इजाज़त तलब करता रहता। मैं इसे टाल कर और बहाने बना कर थक गई थी, क्योंकि मेरी वो काली घोड़ी बहुत नखरीली और बदतमीज़ थी। अपने ऊपर बैठे शख्स को पल में नीचे गिरा देती थी। मुझे यही डर लगा रहता कि अगर देवर को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है। मगर वो मुझसे जिद करके थक नहीं रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने शोहर को इसका बताऊं ताकि वो खुद अपने भाई को संभाल लें, मगर फिर मैं झिझक सी गई। अगर मेरा देवर मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं इसी वजह से किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं अपने देवर के सामने जाना छोड़ गई। इसका शौक वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। इसकी जिद बढ़ती देखकर मैं घबराने लगी थी। फिर जिस रोज़ मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुझे इसी देवर की जरूरत पड़ी तो इसने मौका से फ़ायदा उठाकर मुझसे अपनी जिद मनवा ली। मुझे लगा था वो बच्चा है और सवारी नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा, मगर मेरा ख्याल इसने फार्म हाउस में जाकर गलत साबित कर दिया था। वो बज़ाहिर छोटा बच्चा नहायत तेज निकला था। अपना शौक पूरा करके जब वो लौटा तो पसीने से तर था और चेहरा जोश की सुर्खी में डूबा हुआ था। शुक्रिया भाभी, मुझे बहुत मज़ा आया। वो तशक्कुर से मुझे देखकर बोला और मैं इतनी गनक थी कि इसे जवाब भी नहीं दे पाई। वो आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। वो रास्ते में भी मुझसे मेरी इसी घोड़ी की बातें करता रहा और फिर बोला कि आपने ठीक कहा था भाभी, आज मुझे इतना मज़ा आया कि अब दिल चाह रहा है रोज़ाना अपना शौक पूरा करूं। आप भाई को मत बताना तो मैं अक्सर अपना शौक पूरा करता रहूँगा। आप मेरा साथ देगी ना? वो अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा। मैंने सर हिला दिया। अब मैं मुतमईन थी, इसे देख चुकी थी कि जितना वो माहिर था कोई नुकसान नहीं कर सकता था। हम जब तक मेरे मेका में पहुँचे बहुत रात हो चुकी थी। मैं अपने देवर को उसके आराम के लिए कमरा दिखाकर खुद अपनी माँ के पास बैठ गई। मेरा देवर तो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वो रात के खाने के लिए भी नहीं उठा। मेरी बहन ने हैरत से मुझे बताया तो मैं बात बना गई कि वो सुबह से पढ़ाई करता रहा था, इसलिए अब थक गया है। जबकि खुद मुझे फार्म हाउस में जाने के बाद का मंजर याद आ गया जिसकी वजह से मेरा देवर इतना थक गया था। हमारे फार्म हाउस में घोड़ों के इस्तेबल में मौजूद नस्ली और ऊंचे घोड़ों में मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे में मेरे अब्बा ने दी थी और जब से मैं ब्याह कर आई थी मेरे देवर की नज़र में इस काली घोड़ी पर टिक सी गई थी। वो इस्तेबल के करीब पहुंचकर पुरजोश सा
मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर इसे खोलते हुए अस्तिबल से निकालकर मैदान में ले गया और इसकी नकेल डालने लगा। मेरी घोड़ी की उठान बहुत अच्छी थी। मेरी नजर में इस जैसा 9 उम्र लड़का घोड़ों की सवारी कर ही नहीं सकता था। कुजा के मेरी ऊंची लंबी घोड़ी की सवारी करता, मैं यही सोचकर इसे इजाजत नहीं देती थी और टाल मटोल से काम लेती रही। आज भी मैंने ये सोचकर इजाजत दे दी कि वो तो अव्वल तो सवारी कर नहीं पाएगा और अगर कर भी ली तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत अथरी और नखरीली थी। वो कम ही किसी को अपनी सवारी करने देती थी, मगर मेरे देवर ने नहायत महारत से इस पर सवार होकर इसे संभाल लिया था और किसी माहिर घुड़सवार की तरह वो इसकी सवारी किए इस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता, घोड़ी को भगाकर धूल उड़ा रहा था। मैं हैरत ज़दा थी इसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो इतना छोटा बच्चा इतना माहिर घुड़सवार था। ये इनका खानदान शौक था और सब भाई घुड़सवारी में माहिर थे। यकीनन ये शौक इसके खून में था, लेकिन मुझे ये खौफ भी था कि ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर ना होती। रात के वक्त मैं इनके छोटे भाई को यहाँ लाकर घुड़सवारी करवा रही थी और इस बात पर मेरी अच्छी खलासी क्लास लग सकती थी। कितनी देर घुड़सवारी करने के बाद मेरा देवर वापस लौटा तो पसीने से तर था। इसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत के साथ इत्मीनान भी हुआ। वो घोड़ी से उतरकर इसे इस्तेबल में बांधता पानी पिलाने लगा। मैं हूंक सी इसे देखती चली गई। मेरी माँ की तबीयत काफी संभल गई थी। अगले ही रोज हम घर वापस चले गए, मगर अब भी मेरा देवर अक्सर मुझे बताकर रात को फार्म हाउस चला जाता है और छुपकर काली घोड़ी की सवारी का शौक पूरा करता है। मेरी घोड़ी भी अब इसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने देवर के इस शौक का राज रख लिया। जब वो जवान होता तो वैसे भी इसे इजाजत मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश करते हैं। इन्हें सराहते नहीं हैं, लेकिन अगर इनके शौक को सराहें तो शायद वो कामयाब भी हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दूसरों को शेयर करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।